कि सफूरा जरगर का केस एक क्लासिक केस बन के उभरा है, जिसमें सरकार अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पुलिसिया ताकत के साथ, अपने पूरे तंत्र के साथ और साथ ही साथ उस इनफॉर्मल सेक्टर में जो उन्होंने अपने लिए एक आर्मी खड़ी करी है, जो बदनाम करती है, जो हमले करती है, जो चरित्र हनन करती है, उस पूरी ताकत के साथ एक लड़की पर हमला कर रहे हैं। और वो जफूरा को सिर्फ वो नज़ीर बनाना चाह रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है और आप डर जाइए। पहले दिल्ली चुनाव था और उसके बाद भी लगातार सरकार ने इसको अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करने की कोशिश की। कोई भी अब यही हो गया है ना कि कोई गरीब आदमी भी, कोई कमज़ोर आदमी या कोई अक़लियत का आदमी अगर शिकायत करता है तो आप उसको साजिश मानने लगते हैं। जैसे ही आपको रात के अंधेरे में और जैसे ही पीठ मुड़ती है मीडिया की या कैमरे, तो आप उन लोगों को गिरफ़्तार करते हैं। सिर्फ ज़फ़ूरा ज़रगर का मामला नहीं है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, इशरत जहाँ का भी मामला है। तो ये बहुत अफसोसनाक है। क्या इंडियन स्टेट इतना डरा हुआ है अपने अवाम से? अपनी पार्टी के चिन्हित दंगाइयों का, जिनके भाषा की वजह से तुरंत दंगा हुआ, उनको इन्होंने बचाया और उसके बदले में जो मानवाधिकार कार्यकर्ता थे और जो राजनीतिक अधिकारों के कार्यकर्ता थे, जो लोकतांत्रिक अधिकारों के कार्यकर्ता थे, उनको इन्होंने अंदर किया। मुझे लगता है कि इस तरह के मोमेंट का तो फ़ायदा ही उठाया है सरकार ने। सरकार को चुनाव में भी फ़ायदा हुआ है। अगर कहीं शाहीन बाग वक्त पे ख़त्म कर दिया जाता तो जितनी सीटें मिली हैं उनको वो नहीं मिलती। कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद क्या होना है, देखिए बहुत अजीब व गरीब हालात में देश चला गया है। आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई है। ऐसे में अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ करके और लोगों को फंसा करके वो समझते हैं तो इतना बड़ा अशांति पैदा करेंगे, तो फिर इंसान सर पे कफन बांध करके बाहर आ जाएगा। आप ये आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स और मैं अब्दुल वाजिद निज़ामी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुरानी दिल्ली के इलाके में और मेरे साथ हैं शीबा असलम फहमी, सोशल एक्टिविस्ट हैं। शीबा जी, सबसे पहले जिस तरीके से CAA NRC NPR का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, इसमें सफूरा जरगर को जो उठा के बंद कर दिया गया है, इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, सफूरा पर कई तरह से हमला किया गया है। न सिर्फ ये कि प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए उन्हें बंद किया गया, उनके ऊपर किसी भी तरह का चार्ज लगा दिया गया है। जो बहुत हिस्ट्री शीटर्स किस्म के लोगों के ऊपर चार्ज लगाए जाते हैं, वो चार्ज लगाया गया है। और साथ ही साथ एक इनफॉर्मल आर्मी उनके ऊपर छोड़ दी गई है जो उनको बदनाम कर रही है। अगर स्टेट अपने से मुखालफत करने वालों के साथ या सरकार से मुखालफत करने वालों के साथ ये सलूक से इस तरह से पेश आएगा तो ये भारत के तमाम कमज़ोरों के लिए बहुत ही फ़िक्र की बात है कि क्या अब हम सरकार से अपने मुतालबात भी नहीं रख सकते। तो मुझे ये लगता है कि सफूरा जरगर का केस एक क्लासिक केस बन के उभरा है, जिसमें सरकार अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पुलिसिया ताकत के साथ, अपने पूरे तंत्र के साथ और साथ ही साथ उस इनफॉर्मल सेक्टर में जो उन्होंने अपने लिए एक आर्मी खड़ी करी है, जो बदनाम करती है, जो हमले करती है, जो चरित्र हनन करती है, उस पूरी ताकत के साथ एक लड़की पर हमला कर रहे हैं। और वो अकेली तन्हा इस वक्त और इस ख़ास तरह की शारीरिक स्थिति में होते हुए वो इसका मुकाबला कर रही हैं। जिस तरीके से वो प्रेग्नेंट भी हैं, तो क्या इस हालात में एक तो जेल में रख सकते हैं उनको? क्योंकि जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स हैं वो भी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं इस मामले पर। देखिए, ज़फ़ूरा को अगर इस वक्त बाहर रखा जाता है तो उससे देश को या समाज को किसी भी तरह का ख़तरा नहीं था। ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि कुछ भी हो, हम तुम्हारे साथ किसी भी तरह की रियायत नहीं देंगे, किसी भी तरह का हम मानवीय दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे अगर तुमने स्टेट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। ज़फ़ूरा को सिर्फ वो नज़ीर बनाना चाह रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है और आप डर जाइए, और डर के फिर अब आप तय कर लीजिए कि आपको स्टेट के ख़िलाफ़ बोलना है या नहीं बोलना है। ज़फ़ूरा के घर वालों के ऊपर कितना बड़ा प्रेशर होगा इस वक्त कि एक तो उनकी बच्ची जो है वो जेल में है और इस तरह की अवस्था में है, और साथ ही साथ इस तरह की एक हेट कैंपेन का और कैरेक्टर असैसिनेशन की कैंपेन का सामना कर रही है। ये स्टेट को शोभा नहीं देता। ये इतने कमज़ोर तन्हा इंसान से इस तरह लड़ना, ये बहुत अफसोसनाक है।
जिस तरीके से दिल्ली में दंगे हुए, दंगों का ही जो है आरोपी बना दिया गया सफूरा जरगर जैसे जो तमाम सोशल एक्टिविस्ट भी काम कर रहे थे और जो छात्र थे उनको देशद्रोही का मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तारियां की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको लग रहा है कि डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है जो प्रदर्शनकारी थे? एक तो ये कि सरकार ने जब प्रदर्शन हो रहा था तो उनके साथ किसी भी तरह बातचीत करने की कोशिश नहीं की। किसी भी तरह का एक पुल बन जाता और वो बात हो जाती और आगे बात बढ़ती और एक ग्रेसफुल एग्ज़िट होता दोनों लोगों के लिए, जो कि हम जैसे लोग जो लिखने पढ़ने की दुनिया के हैं वो हम सब महसूस कर रहे थे कि चाहे शाहीन बाग हो, चाहे दीगर उस तरह के साइट्स हों मुज़ाहरे के, सब जगह हम ये महसूस कर रहे थे कि अगर सरकार इनसे एक इज़्ज़त से बात करे और इनकी बात सुने, इनके मुतालबात की जो भी फ़हरिस्त है वो ले ले, एक बुनियादी आश्वासन जो होता है वो दे दे, तो एक ग्रेसफुल एग्ज़िट हो सकती है। लेकिन पहले दिल्ली चुनाव था और उसके बाद भी लगातार सरकार ने इसको अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करने की कोशिश की और उस इस्तेमाल के तहत ही आप ये देखें कि आज वो सारे लोग जो सड़क पर उतर के मुखर होकर आवाज़ उठा रहे हैं, उन सबको फिर फंसा दिया गया और वो सब अंदर कर दिए गए। यानी कि आप एक तरफ दुनिया को ये भ्रम पैदा करना चाहते हैं दुनिया के लिए कि भारत में लोकतंत्र है क्योंकि यहाँ प्रोटेस्ट करने की इजाज़त है, और उसके बाद जैसे ही आपको रात के अंधेरे में और जैसे ही पीठ मुड़ती है मीडिया की या कैमरे, तो आप उन लोगों को गिरफ़्तार करते हैं। सिर्फ सफूरा जरगर का मामला नहीं है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं। इशरत जहाँ का भी मामला है। इशरत जहाँ को जिस तरह से बंद करके रखा गया और जिस तरह की उनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं, बहुत अफसोसनाक है। और ये मतलब इतने बड़े स्टेट के ऊपर ये बिल्कुल ज़ेबा नहीं देता कि वो अपने तन्हा खड़े हुए नागरिकों के साथ इतनी निर्दयता से पेश आए। तो ये बहुत अफसोसनाक है। क्या इंडियन स्टेट इतना डरा हुआ है अपने अवाम से? अगर पुलिसिया कार्रवाई की बात की जाए तो सरकार ने अभी तक अपनी पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, जैसे कपिल मिश्रा है, अनुराग ठाकुर हैं, प्रवेश वर्मा है, इनके खिलाफ अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? मुझे लगता है इन द लॉन्ग रन ये बहुत गलत नज़ीर पैदा कर रहे हैं। अभी उनको इसमें जितना भी फ़ायदा दिख रहा हो, वो न्याय प्रक्रिया का और न्याय पसंदी का जो उस एक बुनियादी मैसेज होना चाहिए जनता के बीच में, वो नहीं दे रहे हैं। कल को वो इस बात के लिए कलंकित रहेंगे, वो इस बात के लिए जाने जाते रहेंगे कि उन्होंने अपनी पार्टी के चिन्हित दंगाइयों का, जिनके भाषा की वजह से तुरंत दंगा हुआ, उनको इन्होंने बचाया और उसके बदले में जो मानवाधिकार कार्यकर्ता थे और जो राजनीतिक अधिकारों के कार्यकर्ता थे, जो लोकतांत्रिक अधिकारों के कार्यकर्ता थे, उनको इन्होंने अंदर किया। ये कलंक खुद उस पार्टी के लिए बहुत भारी होने वाला है। उसको अपने लिए भी एक अपनी नैतिक छवि बना करके रखनी चाहिए। ये उनको उल्टा पड़ेगा। दुनिया देख रही है कि वो किस तरह से उन लोगों को जो बिल्कुल बेज़रर हैं, जो किसी भी तरह से आपको चोट नहीं पहुंचा सकते, समाज को चोट नहीं पहुंचा सकते, सिर्फ आवाज़ उठा रहे हैं, उनको लेकर के आप ये कर रहे हैं। और जो असली गुनाहगार हैं वो क्योंकि आपकी पार्टी के हैं, आप उनको पूरी तरह से कवर कर रहे हैं, शील्ड दे रहे हैं। सीए, एनआरसी, एनपीआर को लेकर के एक लंबा प्रदर्शन रहा है दिल्ली के अंदर सहित और पूरे देश में। तो अब जिस तरीके से लॉकडाउन की ये स्थिति बनी हुई है, लॉकडाउन का माहौल है और इस पे कार्रवाइयाँ सरकार की जो है लगातार जारी हैं, तो क्या ये दोबारा से फिर इस तरीके की मुहिम चलाने की ज़रूरत है? क्योंकि सरकार लग नहीं रहा कि इस तरीके के मूवमेंट को आगे दोबारा से चलने देना चाहती है। मुझे लगता है कि इस तरह के मोमेंट का तो फ़ायदा ही उठाया है सरकार ने। सरकार को चुनाव में भी फ़ायदा हुआ है। अगर कहीं शाहीन बाग वक्त पे ख़त्म कर दिया जाता तो जितनी सीटें मिली हैं उनको वो नहीं मिलती। वो तो उन्होंने एक ख़ास तरह का माहौल बनाया कि ये जो शाहीन बाग का जो मामला है इसको आम आदमी पार्टी से जोड़ दिया और ये सब किया, उसकी वजह से उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया है। दूसरी बात ये कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद क्या होना है, देखिए बहुत अजीब व गरीब हालात में देश चला गया है। आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई है। ऐसे में अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ करके और लोगों को फंसा करके वो समझते हैं तो इतना बड़ा अशांति पैदा करेंगे जिसको शायद सरकार खुद संभाल भी नहीं पाएगी। अगर आप बिल्कुल जीने का
जी मौका ख़त्म कर देंगे, ज़िंदा रहने का बुनियादी जो ज़रूरत है वो ख़त्म कर देंगे, जो हालात हैं वो ख़त्म कर देंगे, तो फिर इंसान सर पे कफ़न बांध कर के बाहर आ जाएगा। आप ये देखिए, मज़दूरों को नहीं रोक पाए हम लोग। मज़दूरों ने अपने मतलब हज़ार किलोमीटर की सफ़र तय करके, चाहे वो रास्ते में मर गए, लेकिन वो नहीं रुके। तो आप इस ह्यूमन फ़ोर्स को रोक नहीं पाएंगे, जो आप अगर आप ज़िंदा ही नहीं रहने देंगे। फिर इंसान अगर यही तय कर लेगा कि वैसे भी मर जाना है, तो फिर अब एहतजाज करो, बाहर निकलो, सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। तो सरकार अब जनता को दुश्मन की तरह क्यों ट्रीट करने लगी है? उससे बात करे। हमेशा होते थे ये आंदोलन, ये सारे नेता भी उन आंदोलनों से निकले हुए नेता हैं। तो ये बात करें, अपने लोग हैं भाई, ये सारे ये अपने मुल्क के देशवासी हैं, ये इनसे बात करिए। इनके साथ आप इतना सौतेला व्यवहार कैसे कर सकते हैं? ये इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहेगा और उसी लोकतंत्र से आप आए हैं, और बार बार आप पाएंगे क्योंकि आप लोकतंत्र रहेगा। तो ये क्या रवैया है अपने देशवासियों को अपना दुश्मन समझने का? आप ही के इलाके की अगर मैं बात करूं तो पुरानी दिल्ली के हौस काजी इलाके में 2 महिलाएं 16 अप्रैल की रात को हुड़दंग करती हुई नजर आई थी। पुलिस ने उसमें अब तक कोई एफआईआर नहीं करी, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर ज़फरुल इस्लाम जो माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, कुवैत का जो उन्होंने शुक्रिया अदा किया था, इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं आप, जो इसमें कार्रवाई की और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए पहुंची? आप जिन महिलाओं की बात कर रहे हैं उसका मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं वो हुड़दंग करती पाई गई थी, तो कानून अपनी कार्रवाई ज़रूर करे, उतनी ही करे जितना अपराध है उतनी ही करे। जहाँ तक ज़फरुल इस्लाम साहब का मामला है, देखिए वो बहुत मोतबर आदमी हैं। उनके ऊपर किसी भी फ्रिवोलस एक्शन के लिए आप चार्ज नहीं लगा सकते, और जो समाज है वो उन पर भरोसा करता है। दूसरी बात ये है कि हमारे टीवी चैनल्स, हमारे पूरा पब्लिक स्पेस में लगातार हम दूसरे मुल्कों को, हमसाया मुल्कों को ले करके डिबेट करते रहते हैं, मुदाखलत करने की बात करते हैं, और हर तरह से हम कहीं ये नहीं लगता है कि हम इस बात का लिहाज करते हैं कि वो बैरूनी मुल्क हैं, उनके बारे में हमें यहाँ पर बैठ के इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तो ये कल्चर तो हम लोगों ने खुद ही मस्क कर दिया है कि एहतियात से बात की जाए। जहाँ तक ज़फ़र साहब की शुक्रिया का सवाल है, मेरे ख़्याल से उन्होंने जो बात कही है, जिसके लिए उन्होंने ये बात कही कि वो इसके साथ खड़े हैं, ये बहुत सामने की बात है। ये कोई ऐसी बात नहीं कि उनके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगाया जाए। ये साजिश का मामला नहीं है, ये शिकायत का मामला है। साजिश और शिकायत में फ़र्क होता है। तो जो साजिश की जो बात है और देशद्रोह की जो बात है, ये गैर ज़रूरी है। आप अपने अक़लियती कमीशन के चेयरमैन के साथ डील कर रहे हैं, तो आपको सुनना चाहिए। शिकायत क्या है वो सुननी चाहिए। आप शिकायत को साजिश कहें। कोई भी, अब यही हो गया है ना कि कोई गरीब आदमी भी, कोई कमज़ोर आदमी या कोई अक़लियत का आदमी अगर शिकायत करता है तो आप उसको साजिश मानने लगते हैं। प्रोटेस्ट जो सामने खुल के हो रहा है, कुछ भी बैकडोर नहीं हो रहा है, उसको आप साजिश मानने लगते हैं। शिकायत और साजिश में अगर फ़र्क नहीं करेंगे तो जनता कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी? और काश हमारे पास इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म हो कि जब कोई कमज़ोर अपनी बात कहना चाहे तो उसको ये भरोसा हो कि हमारी बात सुनी जा रही है, उस पर कार्रवाई हो रही है, तो उसको इधर उधर देखना ही नहीं पड़ेगा। तो ये, और फिर हम यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स के कोवेनेंट का हिस्सा हैं, और उसमें ये दर्ज है कि अगर न्याय अंदर नहीं मिलेगा तो बाहर आवाज़ उठाई जा सकती है। तो मुझे ये लगता है कि हर बात में साजिश का एंगल जो ढूंढा जा रहा है, वो अपनी नाकामियों को छुपाया जा रहा है। शिकायत को शिकायत समझें, साजिश ना समझें। अब इस तरीके से जो ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं, इसको किस रोकने की ज़रूरत है सरकार को, या सरकार इसके बारे में सोचे, और जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं उनको किस तरीके से आगे आकर के कार्रवाइयाँ रोकनी की ज़रूरत है? मेरी जिन भी ह्यूमन राइट्स वालों से बात हुई है, उनका ये कहना है अब तो इसी जद्दोजहद में ज़िंदगी गुजार देनी है, कि यानी कि उनके अंदर अब ये उम्मीद नहीं बची है कि सरकार उनके लिए खड़ी होगी, या सरकार से वो हमदर्दाना अंदाज में बात कर सकते हैं। तो ये अगर इतनी निराशा बैठ जाए जनता के अंदर, और उसको लगे कि हम और सरकार दो खिंचे हुए पाले हैं और हमें एक दूसरे से कोई जंग जीतनी है, तो इससे देश का विकास नहीं होगा, इससे देश में शांति नहीं आने वाली है। तो जो ह्यूमन राइट्स वर्कर्स हैं, जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, एडवोकेट्स हैं,
वो सारे लोग अब ये बात कह रहे हैं। मैं तो कई फेसबुक वगैरह पर भी मैं देख रही हूँ, जितने भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो एक लंबी लड़ाई की तैयारी में हैं। और ये लंबी लड़ाई की तैयारी का मतलब यही बताता है कि उनको उम्मीद नहीं है कि उनकी बात सुनी जाएगी। और सारा झगड़ा ये है कि बात सुन लीजिए, ये कोई असलहाधारी अपराधी नहीं है, ये कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो हिस्ट्री शीटर्स हों, जिन्होंने क्राइम किए हों। आप अपने लोगों की बात सुन लीजिए भाई। बात नहीं सुनी जा रही है, इतना सा मामला है। और इतनी पूरी भारत सरकार का जो अमला है, जो खुफिया विभाग है, जो पुलिस तंत्र है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, वो सब आज सड़कों पर खड़ी हुई है अपने नागरिकों के खिलाफ। बात नहीं सुननी है, ये क्या बात है? तो ये सुनी आपने सारी बात, जिस तरीके से सरकार दोहरा चेहरा जो है अपना अपना रही है। अगर कोई सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है और सरकार से अपने हक को लेकर के बात कर रहा है, तो वो सरकार की नज़रों में सीधा सीधा देशद्रोही के रूप में निकलकर सामने आ रहा है, जिसकी वजह से सरकार उन पर देशद्रोही के मुकदमे दर्ज करा करके ऐसे लोगों को और बंद करने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो ऐसे संगठन हैं जो आवाम की आवाज़ उठाते हैं और ऐसे मामलों को देखते हैं, तो वो जिस तरीके से अभी हाल ही में कुछ सोशल एक्टिविस्ट को उठाया गया है और जो यूनिवर्सिटी के छात्रों को, जामिया मिलिया इस्लामिया की यूनिवर्सिटी के छात्रों को उठाया गया, सफ़ूरा ज़रगर को जो है, जो एक प्रेग्नेंट लेडी हैं, उनको बंद किया हुआ है, तो इनके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ और आवाज़ उठाएँ। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं अब्दुल वाजिद निज़ामी।